बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज जनाब रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा आप तमाम लोगों को जियो न्यूज़ और हमारी टीम की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला ये बाबरकत महीना आप तमाम लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो, शानदार अंदाज में आप इस माह रमज़ान में रोज़े रखें और अपने घर वालों के साथ बेहतरीन वक्त गुजारें। हमारी आपसे जनाब स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पर जियो न्यूज़ पर अब मुलाकात होगी माह रमज़ान में सुबह 10 से 11 बजे और जियो सुपर पर आप हमें देख सकेंगे शाम 7 बजे। तो बात करते हैं सीरीज़ के दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच की। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 141 रन का हदफ दिया, जो जनूबी अफ्रीका की ना तजुर्बेकार टीम ने एक या दो नहीं बल्कि 6 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। बैटिंग हो या बॉलिंग, दोनों ही शोबों में पाकिस्तान टीम बुरी तरह नाकाम रही। अब सीरीज़ 1-1 से बराबर है। अगर पाकिस्तान टीम को वनडे के बाद T20 सीरीज़ भी अपने नाम करनी है तो सीरीज़ में बाकी दोनों मुकाबलों में कामयाबी लाजमी। जोहान्सबर्ग में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में दोनों ही ओपनर्स के जल्द पवेलियन लौट जाने के बाद कप्तान बाबर आजम पर एक बड़ा मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाने का बोझ आ गया, लेकिन दूसरे एंड से गिरने वाली विकेटों का सीधा असर उनके स्ट्राइक रेट पर पड़ा और वो यहाँ अपनी क्लास न दिखा सके। बाबर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से T20 मुकाबलों में दूसरी सुस्त तरीन सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने 50 का हिस्सा अबूर करने के लिए 49 गेंदों का सामना किया। T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की जानिब से सुस्त तरीन निफ सेंचुरी शोएब खान की है। शोएब खान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2008 में 50 रन स्कोर करने के लिए 53 गेंदें खेली थीं। और पाकिस्तान को बैटिंग के लिए साजगार पिच पर सिर्फ 140 के टोटल तक महदूद रखने में जनूबी अफ्रीकी स्पिनर्स का किरदार खासा अहम रहा। जॉर्ज लिंडन ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 5.75 के इकॉनमी रेट से 23 रन दिए, जहां वो 13 डॉट गेंदें करवाने में कामयाब रहे और जॉर्ज लिंडे ने पाकिस्तान के 3 अहम बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई। जॉर्ज लिंडे के बाद मिडल ओवर्स में तबरेज़ शम्सी ने भी यही सिलसिला जारी रखा और 4 ओवर्स में 5.5 के इकॉनमी रेट से पाकिस्तानी बैट्समैनों को सिर्फ 22 रन स्कोर करने दिए, जहां वो 9 ऐसी गेंदें करने में भी कामयाब हुए जिसमें कोई रन न बन सका। साथ ही तबरेज़ शम्सी ने हैदर अली की विकेट भी अपने नाम की। जनूबी अफ्रीका के स्पिनर्स के बरक्स हम पाकिस्तानी स्पिनर्स की बात करें तो मोहम्मद अब्बास ने 3 ओवर्स में 9.66 के इकॉनमी रेट से 29 रन दिए। उस्मान कादिर ने जनूबी अफ्रीका के 2 बैट्समैनों को आउट ज़रूर किया, लेकिन उनका इकॉनमी रेट भी 8.66 रहा। तबसरे और तज़िये के लिए क्रिकेट के सिकंदर पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्श साहब, जब हमारी टीम जनूबी अफ्रीका पहुंची थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की वर्चुअल पाकिस्तान टीम के टेस्ट वनडे T20 कैप्टन बाबर आजम साहब ने, तो उन्होंने कहा कि जी हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे और जो सहाफ़ी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट थे वो बार बार उनसे यही सवाल कर रहे थे कि बाबर आजम साहब ज़रा एक्सप्लेन करें मॉडर्न डे क्रिकेट को। बाबर आजम ने मॉडर्न डे क्रिकेट के बारे में कहा क्या था, पहले आपको दिखा लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, देखें जो मेरे ख्याल से वो 2019 वर्ल्ड कप के बाद हमें वनडे वैसे नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन जितने भी मिले हैं या जितने भी मिल रहे हैं तो हम कोशिश यही करें कि अपना 100% दें और जो मॉडर्न क्रिकेट चल रही है उसी को सामने रख के और वही उसी प्लान्स को लेके हम चल रहे हैं कि कैसे हमने मॉडर्न क्रिकेट को कंपेयर करना है। तो यही हर इंडिविजुअल प्लेयर को प्लान दिया जाए और प्लेयर्स को खुद भी पता है कि क्या कैसे खेलना है और यहाँ पे आपको पता है कंडीशन डिफरेंस है और क्योंकि लास्ट ओवर भी हमने काफ़ी अच्छा खेला था और कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और मेन थिंग ये है कि हम ये 3 मैचेस जीतें क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफाई है और ये हमें पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे सीरीज़ से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरे T20 मैच में वॉन्डरर्स क्रिकेट स्टेडियम जोहान्सबर्ग में सिकंदर बख्श साहब बाबर आजम ने जिस तरह बैटिंग की है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं और लोग ये भी बात करते हैं कि जी अगर रिजवान इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं तो फिर बाबर को जो है वो इनिंग का आगाज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि पहले मैच में वो इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए, सेकंड मैच में उन्होंने अपने आप को नंबर 3 कर लिया। अभी तक हम ये तय नहीं कर पाए कि बाबर आजम ओपन करेंगे या नंबर 3 पर खेलेंगे,
तो मॉडर्न डे क्रिकेट पर बाबर आजम बात कर रहे थे, और क्या हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है? उस ज़माने के अंदर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 सेंटेंसेस या रेफरेंसेस दिए गए थे। एक था ट्रेडिशनल स्टाइल, एक था फियरलेस क्रिकेट और एक मॉडर्न क्रिकेट। अब ये 3 चीज़ें उस वक्त कही गई थी, जो अखबार में भी लिखी हुई आई थी, और कहा जा रहा था कि जी मॉडर्न, फियरलेस। अब व्हाट इज़ फियरलेस क्रिकेट, यानी कि बगैर खौफ व ख़तरे के खेलेंगे। कल उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की 50 गेंदों में, मार्करम ने 30 गेंदों में 50 कर दिए थे, इन्होंने 50 गेंदों में 50। देखिए बेसिकली बाबर इज़ अ वेरी क्लासी और टेक्निकल साउंड बैट्समैन है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अच्छा खेलता है। विलियमसन भी वैसे ही खेलते हैं, मगर विलियमसन बीच के अंदर से वो जो शॉट्स मारते हैं, मैं समझता हूँ कि बाबर को उनसे कुछ सीखना चाहिए। उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी अच्छे से जो कोई अच्छी चीज़ें सीखें। उस्ताद मतलब बड़े, हमने तो यही सुना है कि लोग इल्म हासिल करने के लिए फ़लाँ से फ़लाँ जगह चले जाओ, चाइना तक चले जाओ, इस किस्म की बातें हमने सुनी है। क्या मकसद है? आप खुद बड़े काबिल आदमी होते हैं, मगर आप दूसरों की चीज़ें सीखते हैं। तो आप उसको देखें विलियमसन को कि वो किस तरह फियरलेस खेलता है और अपने ही अच्छे शॉट को वो किस तरह खूबसूरती से वनडे में कन्वर्ट कर देता है या शॉर्ट फॉर्मेट में। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये, देखें कल भी मैंने ये बात कही थी कि ना रिजवान ओपनर है बेसिकली, ना बाबर ओपनर है। ओपनर कौन है? शर्जील है। ओपनर कौन है? फ़खर है। ओपनर कौन है? इमाम है या शान मसूद है। ये ओपनर्स नहीं है, इनको बनाया गया मेक शिफ्ट के जी चलें छोटे फॉर्मेट में ज़्यादा गेंदें खेलनी चाहिए, आप जाएँ ओपन करें और बंद करें। तो इसलिए शायद उनको ये इशू आता है कि वो उस किस्म के शॉट्स नहीं खेल पाते। अब सिकंदर बख्श साहब, 2 मैचों के बाद सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है, और ये वो जनूबी अफ्रीका की टीम है जो ए टीम नहीं है, जो उनकी नंबर 1 टीम नहीं है, जो उनकी नंबर 2 टीम नहीं है, ये उनकी 3rd या 4th ग्रेड की टीम है, और इतना टफ टाइम वो आपको दे रहे हैं। और एक और जो उनके साथ मसला है, वो 4 ब्लैक क्रिकेटर्स भी वो अब उनकी लाइनअप में शामिल होते हैं, पहले 2 हुआ करते थे आई थिंक, मेरा ख्याल है। तो इतने सारे मसाइल के बावजूद वो आपको इतना टफ टाइम दे रहे हैं। आज तीसरा T20 इंटरनेशनल है, तो आप समझते हैं थोड़ा दबाव में आ गई होगी टीम? पाकिस्तान की टीम की बात करें ना, देखिए हमें अपने ओपनर्स पर ही खेलना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर मैच में पिछले जो 3 वनडे हो गए हैं और 2 आपके T20 हो गए, 5 मैच हो गए, 5 मैच में से एक में पिछले मैच में हम फेल हो गए ओपनर्स, मगर हर मैच में ओपनर्स से रन के। तो ओपनर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक तो वो पावर प्ले होता है, उसमें आपने मैक्सिमम रन्स करने होते हैं। जब आपके 2 ओपनर लगातार 2-3 ओवरों में आउट हो जाएं, तो फिर आप इनिंग बिल्डअप करने में लग जाते हैं और आपके बहुत अच्छे वैल्यूबल ओवर्स ज़ाया हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ओपनर्स जो भी हो वो अच्छा खेले, पाकिस्तान आगे फ्लरिश करेगा। इसलिए कि बॉलिंग हमारी वाकई ही बहुत वीक चल रही है, जिस तरह आप बार बार जिक्र कर रहे हो, 100% वी आर वीक राइट नाउ। एक सवाल है मेरा, आप भी आया किसी से पूछें, हफीज़ क्यों नहीं बॉलिंग करा रहे? कल देखें स्पिनर का दौर था, कल आती लैंडे ने 2-3 आउट कर दिए, तब्रेज़ ने भी अच्छी गेंदें की, तो हफीज़ से क्यों नहीं बॉलिंग कराई जाती? क्या हफीज़ ने खुद मना किया हुआ है? कहीं उनके ऊपर झटके का? देखिए, हफीज़ ने मना किया हुआ है या नहीं किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस बात का खुलासा कर चुके हैं। लोग ये पूछ रहे थे, आपने विकेट कीपर सरफराज को बैट्समैन की विकेट कीपर खिलाया, रिजवान को एज ए बैट्समैन खिलाया, भाई हफीज़ को क्यों नहीं खिला रहे? उन्होंने 2018 शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, लेकिन वर्ल्ड कप 2019 के बाद से आप उनको वनडे टीम में नहीं रख रहे। उन्होंने बोला भाई मैं वनडे क्रिकेट के लिए भी अवेलेबल हूँ और T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में गेंद भी कर सकता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के लिए उन्होंने बॉलिंग भी की है। तो अब आपको मजीद कुछ कहना है तो मैं तो कल बैठा, वो तो कह रहा है मैं वनडे पे अवेलेबल हूँ। कल मैं ये भी देखें, जब आप मैच देख रहे होते हैं तो आपका दिमाग, मैं तो सोच रहा होता हूँ यार ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अच्छी चीज़ तो चल रही होती है ना, आप अच्छी चीज़ों में तो आप खो जाते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग हो रही है और आप उसके शहर में खो जाते हैं, यार क्या मज़ेदार बैटिंग हो रही है, 300 रन हो रहे हैं, हम जीत जाएंगे, आप ज़्यादा नहीं सोच रहे होते। मगर जब आप मैच फंसता है तो फिर आप सोचने लगते हैं कि इधर ये क्यों नहीं हो रहा। मैं बार बार सोच रहा था कि यार हफीज़ से बॉल क्यों नहीं करा रहा ये, आई डोंट नो। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने उठाए हैं और मैं उठाऊँगा, और मतलब मेरा काम यही है। आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे? तीसरा T20 इंटरनेशनल मेरे ख्याल से हफीज़ से भी आप यूटिलाइज़ करें। अब मुझे नहीं पता कि आज फ़खर खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, अगर फ़खर खेलें तो उनको ज़रूर खिलाया जाए, इसलिए कि देखें शर्जील एकदम अचानक आए हैं, वो अभी थोड़े अंडर प्रेशर होंगे। हमें फ़खर और रिजवान के साथ ही चलना चाहिए अभी, और अगर फ़खर इसलिए कि इन्फॉर्म बैट्समैन है उनको लेके आएँ, और बाकी सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। देखें मैं पहले भी बोला, अभी फिर कह रहा हूँ, मिडल ऑर्डर हमारी क्या कर रही है। हैदर ने कुछ नहीं किया, हफीज़ ने चले अभी 32 रन कर दिए, उससे पहले वाले मैच में कुछ नहीं किया। हैदर हैं, हैदर के बाद फ़हीम अशरफ हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे। दे हैव टू स्कोर।
उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ऊपर वालों पे डिपेंड करेंगे तो आप कैसे चलेगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 4 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जा रहा है। 14 अप्रैल 1984 वो दिन जब पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल का एक सितारा पेशावर के एक घर में पैदा हुआ। अप्रैल 2003 में शारजा के मुकाम पर डेब्यू करने वाले इस फास्ट बॉलर का दुनिया उमर गुल के नाम से जानती है और टेस्ट, वनडे और T20 के बेहतरीन बॉलर उमर गुल 14 अप्रैल 2021 को अपनी 37वीं सालगिरह आज मना रहे हैं। उस वक्त जब वसीम अकरम और वकार यूनुस क्रिकेट मैदानों से दूर हो गए थे, शुएब अख्तर की बॉलिंग की दहशत दम तोड़ रही थी, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर अपनी की गई गलती की सज़ा भुगत रहे थे, तब सिर्फ उमर गुल ही थे जिन्होंने हर कदम पर अपनी कारकर्दगी के ज़रिए पाकिस्तान टीम को मनवाया। अपने उरूज के ज़माने में T20 फॉर्मेट में उमर गुल से बेहतरीन बॉलर कोई और ना था और ना कोई इतने तसलसल के साथ कारकर्दगी दिखाकर हरीफ पर अपनी दहशत बिठा सका। उमर गुल ने अपने 13 साला बैनुल अक़वामी करियर में 60 T20 मुकाबलों में 130 वनडे इंटरनेशनल में और 47 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जहां उनकी विकेटों की तादाद मजमूई तौर पर 427 है। लेकिन उनमें सबसे शानदार T20 आदाद-ओ-शुमार ही हैं कि जिनमें उमर गुल ने 17 से भी कम के औसत के साथ 85 विकेटें अपने नाम की। वर्ल्ड कप 2009 T20 जब पाकिस्तान टीम यूनुस खान की क़यादत में चैंपियन बनी, उसका एक अहम मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां उमर गुल की बॉलिंग ने कीवी बैट्समैनों को धूल चटा दी थी। उमर गुल ने उस मैच में 3 ओवर्स में सिर्फ 6 रन देकर न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। वो T20 क्रिकेट में 5 विकेटें लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर ही नहीं बने, बल्कि तीनों फॉर्मेट में वो पहले क्रिकेट की तारीख के बॉलर बने जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के इनिंग्स में 5 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया और ये रिकॉर्ड उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। 2009 में लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर उस मैच के मीडिया बॉक्स में मैं भी मौजूद था और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान डैनियल विटोरिया आए थे, तो वो उमर गुल की बॉलिंग के ऊपर कुछ कह नहीं पा रहे थे और वो सिर्फ यही कह रहे थे कि मैंने 12 ओवर के बाद गेंद को स्विंग होते हुए इससे पहले कभी देखा नहीं। और आज हमारे साथ अपनी 37वीं सालगिरह का केक काटने वाले उमर गुल साहब इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं उमर आपको, और माजी के झरोकों में मैं आपको लेकर चल गया और आपकी ज़िंदगी का मेरा ख्याल है वो बेहतरीन स्पेल था। मैं थोड़ा सा उसी के हवाले से बात कर लेता हूँ, आपको सालगिरह की मुबारकबाद भी दे देता हूँ। कुछ बताएंगे वो जो आपने बॉलिंग की ओवल के मैदान पर, यूनुस खान ने जब आपको गेंद थमाई, आपको यकीन था कि आज आप हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, 6 रन देंगे, 5 आउट कर देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यहिया भाई, आपने इतने ज़बरदस्त तरीके से मेरे जो आज के जो सालगिरह का दिन है ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और जहाँ तक वो जो 5 विकेट के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, टू बी ऑनेस्ट रिकॉर्ड किसी को पता नहीं होता, लेकिन ये था कि ज़बरदस्त फॉर्म में था, बड़े ज़बरदस्त एक जज्बा था, क्योंकि हम एक जज्बे से गए थे। आई स्टिल रिमेंबर के उस टाइम पे जिस तरह के हालात थे पाकिस्तान के, तो यूनुस भाई और हम तमाम प्लेयर्स का यही एक ख्वाहिश थी कि इंशाल्लाह यार जो जिस तरह के पाकिस्तानी हालात थे, लोग बड़े काफ़ी परेशान थे यहाँ पे, तो हम चाहते थे कि यार इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप ना सिर्फ हम ये वर्ल्ड कप जीते, बल्कि अपने जो लोग थे उनके चेहरों पे वापस मुस्कुराहट लेके आए, उनके चेहरों पे खुशियाँ लेके आए। तो बस यही एक जज्बा था। और दूसरी बात ये थी, माइंड में था कि जो 2007 का जो वर्ल्ड कप था, हमने फाइनल हारा था, वो उस चीज़ को थोड़ी सी गलतियाँ हमने की थी, तो हम ये चाह रहे थे कि बस वो मिस्टेक दोबारा ना दोहराए। तो ये वही चीज़ हमारे माइंड में थी और मैच टू मैच हम खेल रहे थे। उमर, आज आप अपनी 37वीं सालगिरह का केक आई थिंक इफ्तार के बाद अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठकर काटेंगे और भाभी डेफिनेटली आपको कोई गिफ्ट तो देंगी, आपके भाई, आपके दोस्त आपको कोई गिफ्ट तो देंगे। हमारी टीम ने आपके लिए आज इब्तिदा में ही जो है वो दिन की शुरुआत में ही बहुत सारे
चीज़ों को जमा किया है और ये आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है, आपके चाहने वालों के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। T20 की तारीख के चंद बेहतरीन स्पेल्स में उमर गुल आपका एक और कारनामा 2013 में सामने आया। दौरा जनूबी अफ्रीका के दूसरे T20 मैच में 195 रन के हदफ के ताक़ुब में अफ्रीका की टीम 4 ओवर्स में 48 रन बना चुकी थी। तब उमर गुल ने सिर्फ एक ओवर ने कराया उस मैच में और मैच का रुख पलट दिया और मेज़बान टीम सिर्फ 100 रन पर ढेर हो गई थी। उमर गुल ने उस मैच में 2.2 ओवर्स में सिर्फ 6 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया और उसी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें आईसीसी ने T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। उमर गुल, मैं तो यही कहूँगा, बेहतरीन, शानदार, और आज इतने सारे मेरी टीम ने रिकॉर्ड जमा कर लिए हैं कि मेरा ख्याल है कि हमारे देखने वालों के लिए भी ये एक बिल्कुल सरप्राइज़ चीज़ होगी और हम एक बार फिर उनको बता रहे हैं जनाब, हमारी क्रिकेट में उमर गुल भी एक बेहतरीन बॉलर थे और हमारे साथ मौजूद हैं। यहिया भाई, सबसे पहले वंस अगेन थैंक यू सो मच। और जो आपने बात की गिरफ्तारी के बाद के काट लूँगा, तो आई थिंक आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन दी और जिस तरह आप लोगों ने तैयारी की और मेरे जो बर्थडे के लिए जो वीडियो आपने क्लिप्स कलेक्ट किए, तो मेरे ख्याल से बेहतरीन गिफ्ट है ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच आपका और आपकी पूरी टीम का। तो ऑब्वियसली ज़बरदस्त फीलिंग है हमेशा जब आप कंट्री के लिए खेलते हो, रिप्रेजेंट करते हो कंट्री के लिए, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हो, तो बड़े फ़ख्र की बात है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। अपने फैंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली जो मेरे मीडिया के दोस्त हैं जिन्होंने थ्रू आउट मेरे करियर में मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच यहिया भाई वंस अगेन। नहीं, आप हमारा तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा। कोयटा ग्लैडिएटर के सीज़न 6 2021 में आप बॉलिंग कोच भी बने और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप 2013 में शानदार बॉलिंग से पाकिस्तान टीम को जीत दिलवाने में कामयाब हुए। तो अभी हमारी टीम जनूबी अफ्रीका में मौजूद है और आज जो है वो तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। तो अब तक जो मैच देखने का इत्तेफाक हुआ है, जो बॉलिंग हुई है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी यहिया भाई, सबसे पहले तो ये है कि हम बॉलिंग में उतना अच्छा नहीं कर रहे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे, क्योंकि हम पहला मैच तो हम जीत गए नो डाउट के, उसमें जो ना प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आप मैच जीते भी हो तो आपको अपने जो मिस्टेक्स है उसको निकालना चाहिए, ना कि आप जब हार जाए उसके बाद आप सारे मिस्टेक्स निकालते हो। मेरे ख्याल से हमारे जो बॉलर्स है वो एक तो वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हैं, एक लाइन लेंथ के साथ, एक कहते हैं डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं कर रहे, प्लस ये है कि विकेट को अच्छी तरह से रीड नहीं कर रहे, कंडीशन को अच्छी तरह से रीड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको जो ना रन्स पड़ रहे हैं। स्पेशली नए बॉल से हम आउट नहीं कर रहे थे। एक शाहीन शाह अफरीदी था जो हमें नए बॉल से आउट करके दे रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी अभी इतनी क्रिकेट खेल चुका है कि वो तक चुका है, वो भी तक गया। उसको लगता तो नहीं, लेकिन यह है कि बंदा फिजिकली मेंटली भी तक जाता है। आप PSL खेलते हो, फिर उसके बाद इंटरनेशनल सारे मैचेस आप खेलते हो, तो मेरे ख्याल से अगर आप शाहीन शाह को रेस्ट करा दे, किसी और बॉलर को खिला दे, तो मैं भी कि ये टीम के लिए भी बेहतर हो और शाहीन के लिए खुद भी बेहतर हो। और हमें कोई ऐसा बॉलर चाहिए जो हमें नए बॉल से भी आउट करके दे दे। और स्पेशली लास्ट के जो एंड के ओवर है, हम वो अच्छे फिनिश नहीं कर रहे। अगर आप पहले मैच की बात करो तो हमने जो ना डेप्थ के जो ओवर है हमने काफ़ी रन दिए, लास्ट 3-4 ओवर में हमने तकरीबन 60 रन दिए, तो उस पर हमें काम करना होगा। मुझे बाकी ये है कि बॉलर्स की वो वेरिएशन नज़र नहीं आ रही, जो यॉर्कर है या स्लोअर वन है। अगर आप देखें हसन अली थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहा है, वो स्लोअर वन मिक्स बॉलिंग कर रहा है, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि हमें बॉलिंग में जो ना बहुत काम करना होगा, हमें विकेट को रीड करना होगा। और T20 क्रिकेट में जब तक आप विकेट टू विकेट आप हार्ड लेंथ को हिट नहीं करते, आपको हमेशा रन्स पड़ते हैं। मेरे ख्याल से लाइन और लेंथ कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम बॉल करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अच्छा उमर, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी का भी हिस्सा हैं। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम के साथ सलीम यूसुफ आपके नए चेयरमैन हैं, तो जब टीम हारती है तो आप उनके कान खींचने के लिए उनको बुलाते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे बॉलर्स को थोड़ा सा लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करने की ज़रूरत है, कुछ बॉलर्स को आराम देने की ज़रूरत है। सलीम यूसुफ साहब कह रहे थे कि हम सरजनिश करते हैं जब टीम हारती है, उनको बुलाते हैं, उनकी खामियों को बताते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जब टीम वापस आएगी साउथ अफ्रीका से तो हम उनको बुलाएंगे। तो ये जो पॉइंट आप इस वक्त हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप रखेंगे? बॉलिंग कोच वकार उसको बुलाएंगे, उनको बताएंगे कि वकार भाई इस पर काम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो क्रिकेट कमेटी है, ये क्रिकेट के
बेटरमेंट के लिए बनी हुई है, और जो अच्छी चीज़ है हम उनको अपने जो आइडियाज़ है, जो हमारी एक्सपीरियंस है हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, या क्रिकेट में हम जब देखते हैं कोई खामी वगैरह है तो हम उस पर जो ना उनको एडवाइस करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो ये सारी चीज़ें उसमें हम रखेंगे। पास में भी हमने जो गलतियाँ हो रही थी, जो टूर्स हमारे हुए थे जो न्यूजीलैंड टूर का, जहाँ पे हमें जो लगी कि टीम मैनेजमेंट ने या उन्होंने कोई गलती वगैरह की है, तो हम उस चीज़ को सामने रखते हैं। और ऑब्वियसली जो टीम मैनेजमेंट है तो हम उससे पूछते हैं, और ऑब्वियसली इस चीज़ का भी जितने भी हमारी जो क्रिकेट कमेटी के जो मेंबर्स हैं, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो भी क्वेश्चन आंसर होगा इस चीज़ को हम सामने रखेंगे। उमर गुल हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, और उमर गुल बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी माजी की परफॉर्मेंस को जो हमारी टीम ने कंपाइल की है, और आज उनकी सालगिरह वाले दिन हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमने T20 क्रिकेट की बड़ी बात कर ली। उमर गुल ने अपने वनडे करियर की बेहतरीन बॉलिंग उस वक्त की जब पाकिस्तान स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल की वजह से शदीद दबाव में था। 2010 की वनडे सीरीज़ के तीसरे मैच में पाकिस्तान 241 रन के हदफ का दिफा कर रहा था, और ये मैच जीतना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि पाकिस्तान सीरीज़ में 2-0 के खसारे में था। उस वक्त उमर गुल ने सिर्फ 42 रन देकर इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को आउट किया और पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। और ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि यह मैच भी लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा था। उमर, आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है, और मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में जब ओवल के मैदान पर हम ये मैच खेल रहे थे, डे एंड नाइट मैच था, और आपके एक स्पेल ने मैच बिल्कुल तब्दील कर दिया था। तो वहाँ पर भी रोज़ा ही था। कुछ आपको माजी में लेकर जाऊँगा, उस मैच के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल यह भाई, मुझे अभी भी याद है वो मैच। एक तो जो आपने अर्ली ऑन जो बताया कि जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था वो स्पॉट फिक्सिंग का, एक तो उसकी वजह से हम सब पे बड़ा प्रेशर था, और हम एक अपने रूम तक लिमिटेड हो गए थे क्योंकि अपने टूर को उसके बाद इतना हम एंजॉय नहीं कर रहे थे। और प्लस उससे पहले जिस तरह आपने कहा कि हम 2-0 से सीरीज़ में डाउन थे, तो एक प्रेशर था मेरे पे भी। पहले 2 मैचेस में मैंने परफॉर्म नहीं किया था, तो इस मैच में ये ओवल का जो मैच था, मुझे अभी स्टिल आई रिमेंबर कि जिस तरह आपने कहा कि मैंने ओवल में दोबारा 6 आउट किए, बेस्ट बॉलिंग हो गई थी। तो मैच स्टार्ट होने से पहले मेरे शादाब के साथ बात हो रही थी। शादाब मुझे कह रहे कि यार उमर भाई ये ग्राउंड आपके लिए लकी, आपने इधर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था T20 में भी, और आज वनडे मैच है तो इसमें भी अगर आप आउट कर दे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह हाँ बिल्कुल ये ग्राउंड मेरे लिए लकी है, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छी बॉलिंग करूँ। तो बस वही है, उस दिन अगर मैं कोई और दुआ मांग लेता तो मैं भी वो भी कबूल हो जाता। लेकिन स्टिल ये है कि बड़ी खुशी हुई है कि एक मैच हमारे हाथ से निकल रहा था और सीरीज़ हम हारने वाले थे, और ऐसे मौके पे जब आपको कैप्टन बॉलिंग कराता है, और जब आप एक कह सकते हैं कि एक हारा हुआ मैच टीम को जिताते हैं, तो बड़ी खुशी हुई थी और बड़ा ज़बरदस्त स्पेल था, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। स्टिल अभी भी जब वो वीडियो देखता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। चलें एक और वीडियो दिखाते हैं उमर आपको। आपकी T20 करियर की बात हुई, टेस्ट वनडे करियर की बात हुई। आपका टेस्ट करियर जो था वो इतना तवील नहीं रहा, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ एक यादगार परफॉर्मेंस आपकी शायकीन क्रिकेट को आज भी याद होगी। अप्रैल 2004 की बात है। भारत के ख़िलाफ़ आपने बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया था। वरिंदर सहवाग, सचिन रमेश तेंदुलकर, वेंकट लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैनों को पवेलियन भेजा, और इनिंग्स में 5 विकेट लेकर पाकिस्तान को जीत दिलवाई। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी अपने नाम किया। जी उमर, ये टेस्ट मैच तो याद होगा आपको, और इत्तेफाक की बात देखिए कि भारत के खिलाफ आप सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेले, और वो भी आपके लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के साथ ख़त्म हुआ। जी बिल्कुल, मुझे ये टेस्ट बिल्कुल याद है। और मैं एक और बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बताऊँ कि कदाफ़ी एक और मेरे लिए बड़ा लकी ग्राउंड है, क्योंकि इस पे मैंने टेस्ट में पहला पंजा मैंने इधर लगाया, वनडे का भी पहले ही 5 मेरे इधर आउट है, तो ये भी मेरे लिए बड़ा लकी है। और ये मैच बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक यंग लड़का, एक जूनियर लड़का जो इंडिया के अगेंस्ट खेलता है, और आपको पता है कि इंडिया के अगेंस्ट जब भी मैच होता है, चाहे वो जिस लेवल पे भी हो, ICC इवेंट हो या बायलैटरल सीरीज़ हो, प्रेशर वाला मैच होता है। और फिर जब आप
टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच आप हारते हो और फिर बड़ा प्रेशर होता है, और इतने बड़ी लाइनअप के साथ लाइक सचिन, ट्रेवर, सहवाग, गंगोली, ये सारे और लक्ष्मण वगैरह खेल रहे हो, और फिर एक यंग लड़के के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट यही था जब मैंने इंडिया के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट मैच में मैंने 5 आउट किए और मैं मैन ऑफ द मैच था, मैच हो गया। तो वहाँ से लाइक वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का। और जो आपने मेरे टेस्ट करियर की बात की तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट रहा हूँ। मैं खुद भी सोचता हूँ कि मेरे 47 टेस्ट मैच है, मुझे कम से कम 70-80 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ फॉर सम रीज़न लाइक इंजरीज की वजह से मैं वो नहीं कर सका, जो कि मुझे मेरा जो पसंदीदा जो फेवरेट फॉर्मेट अगर आप कहें तो मैं हमेशा 4 डे और टेस्ट क्रिकेट को लाइक करता हूँ। लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह जो भी किया पाकिस्तान के लिए किया, अपने कंट्री के लिए किया, बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ। अपने मुल्क को मैंने रिप्रेजेंट किया, अपने मुल्क के लिए मैंने सर्विसेज दी। अच्छा उमर, मैं जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त अगर हम बात करें जनूबी अफ्रीका के दौरे में, या हम होम सीरीज़ जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, हम ज़्यादा बॉलिंग में तब्दीली कर नहीं रहे, या तो बिल्कुल हम डिस्कार्ड कर देते हैं बॉलर्स को, जिस तरह हमने देखा कि हम ट्रैवल कर रहे थे मूसा को लेकर, नसीम को लेकर, उसके साथ अब्बास को लेकर, अब वो टीम में ही नहीं है। उसके बाद अगर अब मौजूदा टीम की हम बात करते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शाहीन को थोड़ा रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी उनके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हसन अली रिकवरी से वापस आए हैं, इंजर्ड हो गए थे। हसनैन टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं 2 साल से, लेकिन अभी तक उनकी डायरेक्शन हमको दिखाई दे नहीं रही। हारिस रऊफ़ लगता है कि T20 में तो ठीक है, लेकिन नए गेंद से जब भी वो गेंद डालने के लिए आते हैं तो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो ये जो आपका तजुर्बा है, इस पर आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ को, पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को बॉलिंग में? जी बिल्कुल याहिया भाई, आपने सही चीज़ मेंशन की, क्योंकि एक तो हम चेंजेस बहुत जल्दी कर रहे हैं। अगर जिस तरह हमारा नसीम शाह या मूसा को, एक तो उनको खिलाया बहुत जल्दी है। बाकी अगर आप ये बाकी भी हमारे जो बॉलर्स अगर आप देखें, हारिस को देखें या हसनैन को देखें या बाकी जो बॉलर्स है, तो आपको ऑब्वियसली उनके इतने एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वाइट बॉल खेलते हो या रेड बॉल खेलते हो, चाहे आप T20 खेलते हो या 1 डे, 4 डे क्रिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपने रिदम और अपने फिटनेस और अगर आप बॉलिंग करना सीखते हो तो आपको 4 डे क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट क्लास आपको खेलना ज़रूरी है। क्योंकि पास्ट में हमेशा से भी जब भी मैं आउट ऑफ फॉर्म होता या मेरा रिदम नहीं होता था तो मैं बड़े रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, जिसकी वजह से एक तो मेरे जो बॉडी है वो लंबे स्पेल के साथ यूज्ड टू हो गई थी। प्लस ये कि मुझे बॉल करना आ गया था कि नया बॉल किस तरह करना है, पुराना बॉल किस तरह करना है। तो मेरे ख्याल से हमारे जो यंग बॉलर्स है, मैं इनको सजेस्ट करूंगा, चाहे जो टेस्ट खेलते हो या 1 डे वाइट बॉल खेलते हो, मैं इनको ये एडवाइस करता हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर 4 डे क्रिकेट खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। इससे आपकी बॉलिंग में बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। अच्छा उमर, अगर हम मौजूदा क्रिकेट को देखें तो T20 क्रिकेट में टीमें अलग होती हैं, टेस्ट की टीम अलग होती हैं, 1 डे की टीम अलग होती है। अब कोचिंग के हवाले से भी लोग बात कर रहे हैं कि जी कोचिंग स्टाफ भी अलग होना चाहिए। अभी आपने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, कोयटा ग्लैडिएटर सीज़न 6 में आप बॉलिंग कोच की हैसियत से मंजर आम पर आया। जो आपका T20 करियर है वो सबके सामने है, और अगर किसी को याद नहीं है तो आज हमने एक बार फिर उनको दिखा भी दिया, बता भी दिया, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने रखी। और जिस तरह आपने अपने तजुर्बे की रोशनी में बात की, तो मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके साथ आप क्रिकेट कमेटी के रुकन की हैसियत से काम कर रहे हैं, आपको अगर T20 क्रिकेट में कहता है कि जी आइए बॉलर्स को जो है वो ग्रूम करिए, कोच बनिए, तो आप तैयार हैं? जी याहिया भाई, बिल्कुल इस चीज़ के लिए, क्योंकि फ्यूचर मेरा है ही कोचिंग के लिए। जब मैंने रिटायरमेंट लिया तो यही सोचा था कि इंशाल्लाह कोचिंग की तरफ आऊँगा, क्योंकि मैंने PCB से लेवल 2 कोचिंग कोर्स भी किया। अभी इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में जो लेवल 3 हो रहा है वो भी करने जा रहा हूँ। और बिल्कुल आप देखें, अगर आप दूसरे कंट्रीज़ को देखें मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में, अगर आप इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें या न्यूजीलैंड को देखें, तो वो सीरीज़ टू सीरीज़ और डिफरेंट फॉर्मेट के लिए वो डिफरेंट कोचेज़ हायर करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर जिस तरह हमारे नो डाउट वकार भाई लेजेंड है हमारे लिए, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर पाकिस्तान के रहे, एक्सपीरियंस का मेरे से काफ़ी दुगना ज़्यादा है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन यह है कि अगर इन फ्यूचर अगर वो चाहे मेरे सर्विसेज तो मैं अवेलेबल हूँ। और प्लस ये है कि क्रिकेट छोड़ने के बाद बिल्कुल मेरे जो सेकेंड जो है फ्यूचर मेरे कोचिंग में ही
है, और जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर अभी लेवल 3 कोचिंग कोर्स में करूँगा और मज़ीद अपनी उसमें जो स्किल्स है, मैं जो क्रिकेट स्किल्स है उसको मज़ीद इम्प्रूव करूँगा और अपनी कोचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करूँगा। और जहाँ तक आपने क्वेटा ग्लैडिएटर की बात की तो बड़ा ज़बरदस्त उसके साथ सो फार एक्सपीरियंस रहा है। जो हमारी टीम मैनेजमेंट है मोइन भाई के साथ, तो पहले से लाइक मैं जब डिपार्टमेंट से खेला था उनके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। नदीम उमर भाई बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। तो मेरे ख्याल से सो फार अभी तक जो मेरा जो रिटायरमेंट का पहले ही असाइनमेंट थी क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ, बड़ा एंजॉय किया। और जो सबसे अच्छी बात है कि जो लड़के थे उनका रिस्पांस बड़ा अच्छा था। वो मेरे से बात करते थे, बड़े फ्रेंडली है, उसके साथ माहौल बना हुआ था। क्योंकि हमारे एक तो एज लिमिट में इतना डिफरेंस नहीं है। कुछ लड़कों के साथ मैं रिसेंट पास में खेला भी हूँ, कुछ लाइक ये है कि उनके साथ जो एक होता है ना एक एज डिफरेंस, वो भी इतना नहीं है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनकी तरफ से, बॉलर्स की तरफ से भी मिल रहा था। वो खुद आ रहे थे हेल्प के लिए, मेरे से पूछ रहे थे, मैं उनके हेल्प कर रहा था। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोचिंग की तरफ ही आऊँगा, और अगर बोर्ड ने चाहा तो इंशाल्लाह बिल्कुल डेफिनेटली इस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आपने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात की, अपनी यादों को ताज़ा किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यही जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।